ना हमारे हम उनका साथ देंगे जो जिनका मुकाबला अमेरिका चाइना से होगा। जिनका मुकाबला तो पाकिस्तान से है। तो बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग हैं। हम तो इस मुल्क को जो है वो दुनिया के पटल पे देखना चाहते हैं भाई, इसलिए हम सबकी बात तो नहीं कह सकते क्यों, सब में तो मैं भी आता हूँ, मैं तो नहीं कह समाजवादी को। सबसे बड़ा तो ये है ना, सब नहीं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो समाजवादी को पसंद कर रहे हैं, उसकी सोच को पसंद कर रहे हैं। मुसलमान कभी तख्त के लिए वोट नहीं करता, ताज के लिए, वजारत के लिए वोट करता। मुसलमान हिंदुस्तान को कायम रखने के लिए। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और स्टेट में भी इन्हीं की सरकार है। तो मसला आप ये देखें कि जब इनकी बहुमत में सरकार है तब जाके यह हाल है। आपको रोजगार देने की जगह आपसे हाथ से जो कुछ सरकारी चीजें थी उनको भी आप प्राइवेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण भिज चुका है। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के अंदर। हम गांव देहाती खबर आपको दिखाते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर चुनाव को समझना है तो आपको शहर के अंदर आना ही पड़ेगा। इसी के तहत आज हम अलीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। और अलीगढ़ में आप आए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आए तो लगता है कि राजनीति की बातें नहीं हुई, क्योंकि इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंजीनियर, डॉक्टर के साथ साथ काफी बड़े बड़े नेता भी दिए हैं। उसी के तहत आज हम खड़े हैं स्ट्रेची हॉल के सामने। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्ट्रेची हॉल है, जो यहाँ की ऐतिहासिक बिल्डिंग भी है। कुछ नेता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ वो है जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एएमयू स्टूडेंट यूनियन का लड़ चुके हैं। इसके साथ उमर मोहम्मद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मोहम्मद अहमद यहाँ के वरिष्ठ नेता भी हैं, छात्र नेता भी हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है 2022 का माहौल, क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहेगा, दोहराव चाहेगा। ये मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, ये वो भी हैं जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सवाल आरिफ से करेंगे। आरिफ साहब, 2022 का चुनाव नजदीक है। अभी पहले कुंवर साहब से ले लेते हैं सवाल। कुंवर साहब, 2022 का चुनाव नजदीक है, सभी पार्टी अपनी दमदाई ठोक रही है। उत्तर प्रदेश का इस बार मुसलमान क्या चाहता है? मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान को अखंड देखना चाहता है। और मुसलमान ने 1947 तो एक ऐसी घड़ी थी जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, लेकिन मुसलमान जब से हिंदुस्तान के वजूद में आया है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने हमेशा हिंदुस्तान की अखंडता को कायम रखा और उसकी अखंडता के लिए आज डेमोक्रेसी में वोट करता है। कभी भी मुसलमान ने अलगाववाद की राजनीति नहीं की। मुसलमान ने कभी भी उन ताकतों को सपोर्ट नहीं किया जो ताकत 47 के जिम्मेदार। अगर मुसलमान सपोर्ट करता तो आज मुसलमान यहाँ नहीं। मुसलमान हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान की रीढ़ है, उसके लिए वोट करता आया है। और हमेशा मुसलमान, जब तक हिंदुस्तान का वजूद है तब तक मुसलमान हिंदुस्तान की अखंडता को कायम करने के लिए सेकुलरिज्म को वोट करते हैं। कोर्ट साहब, 2022 का चुनाव एकदम नजदीक है। मुसलमानों को इस बार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं कि हम उनको लेकर साथ चलेंगे, वो दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान हमारी तरफ है। आखिर मुसलमान इस बार 2022 में किस तरफ जाना पसंद करेगा इस बार? देखिए, ये तो वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं और वो कह रहे हैं ऐसा। ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उनकी तरफ है या नहीं। मुसलमान किधर जाएगा इस बार? ओवैसी साहब की तरफ जाएगा, क्योंकि ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, हम मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं, मुसलमान हमारे कंधे पे बैठ के राजनीति करे। जिस तरह की हम बातें करते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, हम अलीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, अलीगढ़ की बात करें, लगातार विपक्ष एक वीडियो वायरल करता है, वीडियो दिखा रहा है जो हमारे 2 बार के विधायक हैं, जमीरुल्लाह साहब, धक्का मार के उनको स्टेज से पीछे कर दिया जाता है। खालिद मसूद साहब जो यहाँ के स्टूडेंट यूनियन में रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको जो बैठने की कोशिश करते हैं उनको बैठने नहीं दिया जाता है। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी में कहाँ खड़ा है फिर? देखिए, आपको चीज़ों को समझना होगा। मुसलमान कभी तख्त के लिए वोट नहीं करता, ताज के लिए, वजारत के लिए वोट नहीं करता। मुसलमान हिंदुस्तान को कायम रखने के लिए वोट करता है। आपने कहा मुसलमान इधर जाएगा उधर जाएगा, मैंने पहले ही कह दिया था मुसलमान सेकुलरिज्म की तरफ जाएगा। दूसरा रहा जमीरुल्लाह साहब का मामला और खालिद भाई का मामला। देखिए, जमीरुल्लाह साहब, मुझे जो लगता है, जो मैंने उस चीज़ को देखा, मुझे ये महसूस होता है कि जमीरुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने खुद वहाँ पर अंदर जो है जाने की, 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जाने की कोशिश की, जो दोनों ही उनसे अननोन थे, दोनों ही उन्हें नहीं जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने लोगों को भेजकर उनसे जो है इस चीज़ पर खेद किया और शायद जो है उन्हें मनाने की कोशिश की, सॉरी भी कहा। जबकि मुझे नहीं लगता कि जमीरुल्लाह साहब की वहाँ कोई बेइज्जती की गई थी जानबूझकर। मुझे ऐसा बिल्कुल भी उसमें नजर नहीं आता। बाकी और दानिशवर लोग हैं, उनका अपना अपना व्यू है, लेकिन जितनी मेरी दानिशवरी है, जितनी मेरी अक्लमंदी है, मैंने ये महसूस किया कि जमीरुल्लाह साहब के साथ वहाँ कोई भेदभाव के तहत नहीं हुआ था, न इस तहत हुआ था कि वो जमीरुल्लाह है। शायद जिन 2 लोगों ने उन्हें जो पीछे हटाया था, वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, वो बीच में आए, उन्होंने उन्हें पीछा किया, जबकि वो जानते भी नहीं थे कि वो जमीरुल्लाह साहब। अब रही खालिद मसूद की बात, तो खालिद भाई हमारे सीनियर है, हम लोग जानते हैं, लोकदल पार्टी के थे, लेकिन वहाँ एक जिला अध्यक्ष जो है समाजवादी के बैठे हुए थे और शायद उन्हें फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। उनकी फोटो में खलल पड़ रहा था
तो वो समझ ही नहीं पाए कि हमें जो है किस तरह से वो करना चाहिए। वो जबकि जिलाध्यक्ष हैं, शायद उन्हें महसूस नहीं होता कि वो जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की ओछी हरकत की। ओछी हरकत जिस तरह से अभी कुंवर साहब ने बताया, आरिफ साहब हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि खालिद मसूद खुद राज्य मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में, जब बैठने की कोशिश कर रहे हैं सोफे पर, तो जिलाध्यक्ष खालिद मसूद साहब को नहीं जानता है? देखिए, मसला ये है कि जान पहचान का मसला नहीं था। वहाँ खालिद साहब ने कोशिश वो एक मर्तबा नहीं करी बल्कि 2-3 मर्तबा करी बैठने की सोफे पर, लेकिन वो जिलाध्यक्ष जो था समाजवादी का, जो भी नाम था उनका, वह नाम भी लेना पसंद नहीं करता इस तरह के इंसान का, क्योंकि जो एक इंसान को जगह न दे सके सोफे पे, वो मैं समझता हूँ कि राजनीति में अपनी जगह बना नहीं सकता। तो ये एक ओछी हरकत थी और एक बहुत गंदी हरकत रही है। लेकिन मसला ये है कि खालिद भाई का मसला, खालिद भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, और वो मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, ऐसी बात नहीं है, और यहाँ के एमयूएसयू के नेताओं में से भी रहे हो। तो ये काफ़ी वजनदार सदर रहे, काफ़ी वजनदार शख्सियत हैं, ऐसी बात नहीं कोई हल्की फुल्की शख्सियत हो। और खालिद मसूद एक अपने आप में शख्सियत के नाम से जानी जाती हैं, तो इस तरह का व्यवहार उनके साथ पेश आया गया, उसमें हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमने इसी चीज़ पे अपनी बात भी रखी, हमने कई मीडिया चैनल में अपनी बात भी रखने की कोशिश की गई, और हमने ये भी जाहिर करा कि जिस तरह से खालिद मसूद साहब के साथ हुआ है, इस तरह का हरकत नहीं होनी चाहिए थी। हम इस पर निंदा करते हैं। आपने कहा खालिद मसूद साहब हमारे सीनियर हैं और आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के लोग चुनाव लड़ चुके हैं या जो जीत चुके हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। इस टाइम पर मतलब एक दौड़ सी लग गई है, कभी कोई कुछ बनना चाह रहा है, कभी कोई कुछ बनना चाह रहा है, लखनऊ जाके पड़े हुए हैं। आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो खुद अपने आप में एक अपनी हैसियत रखते हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे इस तरह से, या अपनी खुद की बात खराब कर रहे हैं वो लोग? देखिए, सबकी बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि सब में तो मैं भी आता हूँ, मैं तो नहीं कह समाजवादी को। सबसे बड़ा तो ये है ना, सब नहीं। उसमें से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो समाजवादी को पसंद कर रहे हैं, उसकी सोच को पसंद कर रहे हैं, उसकी नीति को पसंद कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी की सोच और नीति को पसंद कर रहे हैं तो एक उनका अपना पर्सनल इंटेंशन हो सकता है, लेकिन सब नहीं कह सकते आप उसमें। सब सब नहीं, में ज्यादातर तो हम देख रहे हैं, हाँ, ज्यादातर जो नेता अभी तक हम देख रहे हैं, काफी सारे नाम हैं जो लगातार वहां जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि अबू आसिम आजमी भी एक बार अलीगढ़ के यहाँ ही आए थे जब उनको अपोज किया जा रहा था यहाँ बैठ करके, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको लाने वाले भी स्टूडेंट यूनियन के अंदर इलेक्शन लड़ चुके थे, वो लोग भी थे। देखिए असल में मसला ये है कि सब लोग अपने मफाद को देखते हुए समाजवादी की तरफ रुझान कर रहे हैं, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मफाद से हटकर कौम की और अवाम की फिक्र कर रहे हैं। तो बड़े अलग तरह की पश्चिमगंज का माहौल बन गया है पूरी तरीके का। कुछ लोग समाजवादी में जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ लोग आरएलडी में जा रहे हैं। तो हर पार्टी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अलीग नाम जुड़ा हुआ नजर आएगा, और छोटे मोटे पायदान पे नहीं, माशाल्लाह से एक बड़े स्तर पर नजर आता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। और चाहे वो यहाँ का फॉर्मर सेक्रेटरी रहा हो, या यहाँ का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहा हो, या प्रेसिडेंट रहा हो, या कोई भी और कैबिनेट वगैरह जैसे भी, मतलब यहाँ की जो चेयर होल्डर रहते हैं, वो जब भी जाते हैं किसी भी सियासी पार्टी में तो अपने सोच विचार बना के जाते हैं, एक सोच के जाते हैं कि वो किस तरह से अपनी कौम के लिए फायदा कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा लोग कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, आरएलडी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। ओवैसी साहब लगातार बात करते हैं कि हम मुस्लिमों को साथ लेकर चलेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जब कोई बात मुस्लिमों के ऊपर आती है, सबसे पहले खड़ी होती है, सबसे पहले सवाल करती है। क्यों नहीं ओवैसी साहब का साथ देना चाह रहे लोग? कौन कह रहा नहीं दे रहे ओवैसी साहब के साथ? आप दीजिए ना साथ, आप क्यों नहीं देना चाह रहे उनके साथ? ओवैसी साहब का कहिए खुल करके, मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ। नहीं, मैं तो दे रहा हूँ साथ, लेकिन यह है कि अगर 2022 की बात करी जाए, हालात हाजरा को नजर में रखना जरूरी है। अब ये है कि आंखें बंद करके अगर किसी का ऐलान और किसी के झंडे उठा के और अल्लाह अकबर नारे तकबीर लेके किसी के पीछे लग जाएं आप, या उसकी पार्टी के झंडे उठा कर उससे नारे लगाने शुरू कर दें 2022 के चुनाव में कि एमआईएम आ रही है, ओवैसी साहब को वोट दो, तो ये तो मेरा पागलपना होगा ना। हालत हाजरा को देखा नहीं और मैंने उन्हीं के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालत हाजरा को देखते हुए, सारी पार्टियों को रुझान देखते हुए, अवाम को रुझान देखते हुए, अवाम का दर्द देखते हुए, अवाम की तकलीफ देखते हुए, तो अवाम का जो एक बड़ा फैक्टर है, जो बड़ा एक परेशानी है, और एक बड़ी तरीके से जो सूझबूझ के साथ एक पूरा एकता के साथ वोट जाएगा, वो भी तो देखना जरूरी है ना। अब ये जरूरी थोड़ी है वो एकता एमआईएम में ही है, ये वो एकता, ये समाजवादी में ही वो एकता, या कांग्रेस के लिए ही है।
ये लोगों का एक अपना सूझबूझ है, एक अपना वोट का उनका हक है, अपना वोट का हक, वो उन्हें मालूम है कि अपना वोट किसको देना है, किसकी सरकार लानी है। उन्हें जिसके ऊपर इत्मीनान होगा वो उसकी सरकार लेके आएंगे, उसको वोट करेंगे। वो वोट की बात ठीक है, वोट तो जिसका अपना है इसको चाहे करे। हम बाद में अपनी कहा रुझान की बात, रुझान क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का रुझान है? क्योंकि अगर हम रुझान की बात करें बीजेपी अभी भी आ रही है, फिर तो इस हिसाब से तो रुझान के हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से बीजेपी आ रही होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रही। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी कैसे नहीं आ रही? कुमार साहब से बात करें। कुमार साहब, अभी आरिफ साहब ने कहा कि रुझान की बात करें, हम रुझान के हिसाब से अगर हम देखें, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है या नहीं दे रही है, इस पे तो पूरी जनता को वो करना पड़ेगा। पहले तो आप लोग जब सवाल करते हैं यूनिवर्सिटी में आके, तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा पूरे हिंदुस्तान की बात की, सिर्फ अक़लियत की बात नहीं की। किरदार यूनिवर्सिटी का जो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान वाला है। आप हिंदुस्तानियों की बात करें, मेरा जो मानना है, मुसलमान कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, ये होगा, मुसलमान के ओवैसी के साथ रहेगा, उनके साथ रहेगा, इस चीज़ में लोगों को नहीं डालना है। हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? कौन सा हिंदुस्तान? जिस हिंदुस्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनकी औलादें कहाँ रहेंगी? तो उनकी औलादें वहाँ रहेंगी जहाँ पर विकास की बात है, जहाँ मुकाबला इंग्लैंड और अमेरिका और चाइना से। तो कुंवर साहब, अगर बात हम आपने कहा कि मुसलमानों की बात मत करो, पूरे हिंदुस्तान की बात करो, फिर क्यों बीजेपी से नाराजगी रहती है? अभी मैंने कहा ना, मैं अभी आपको बताऊं, बीजेपी से नाराजगी, अभी योगी आदित्यनाथ एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम एक वर्ग को सब कुछ दे रहे हैं जो और लोगों को देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वो वर्ग हमसे नाराज है, क्यों हमारी तरफ आना नहीं चाहता है। सारी फैसिलिटीज आपको दी है ना इस बार बीजेपी सरकार ने। आपको अगर राशन की बात करें, राशन मुसलमानों को ही मिला, ऐसे तो नहीं राशन नहीं मिला हो। रोजगार की बात करें, जितना उनको मिला मुसलमानों को भी रोजगार मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई 2.5 लाख जो मकान के लिए लोग गरीब लोगों के लिए आया, वो मुस्लिमों को भी दिया गया, फिर क्यों नाराजगी है? वो तो कह रहे हैं ना कि भाई एक बार हमसे क्यों नाराज है, आओ ना हमारी तरफ, क्यों नहीं जाना चाहते हो उधर? फिर मैंने कहा ना, हम उनका साथ देंगे जो जिनका मुकाबला अमेरिका चाइना से होगा, जिनका मुकाबला तो पाकिस्तान से है। तो बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग हैं। हम तो इस मुल्क को जो है वो दुनिया के पटल पे देखना चाहते हैं भाई, इसलिए हम रोटी खाने के लिए इनके पास नहीं जाना चाहते कि सिर्फ आप हमें नाज फ्री दीजिए, आप हम हमारा वो, और हमारा तो वो वर्ग है जो वर्ग अखंडता की लड़ाई लड़ता है। खंड खंड करने वाले लोग हैं, ये उन्हीं की तो औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। ये वही तो लोग हैं जो 1931 में कह रहे थे कि एक छत के नीचे हिंदुस्तान नहीं रहेगा, दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्हीं की औलादे। हमारा मुकाबला अमेरिका से, टेक्नोलॉजी की लड़ाई, विकास की बात करेंगे, जो विकास की बात करेंगे हम उसके साथ होंगे। ये लोग कभी विकास की बात ही नहीं करते, विनाश की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, लहू की बात करते हैं। भाई कौन कर रहा है विकास की बातें? आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी विकास की बात करेगी, तो कांग्रेस विकास की बात करेगी? कांग्रेस ने अगर विकास नहीं किया होता तो शायद हिंदुस्तान आज इस मकाम पर, जहाँ सुई नहीं बना करती थी वहाँ परमाणु बम बने। उमर मोहम्मद अहमद 2022 में किसको चाहेंगे इस बार वोट करना, और किसको कहेंगे कि इस बार सरकार बदले, किसको चाहेंगे इस बार? मैं तो ये चाहूंगा कि उन लोगों की सरकार आए जो हिंदुस्तान का मुकाबला जो है अमेरिका और चाइना से करते हैं और उनसे भी आगे लेकर जाने की बात। आप देखिए पिछली सरकार में कितना विकास हुआ। पिछली सरकार में जो काम हुए उन कामों का अगर इन्होंने 10% भी कर लिया हो तो मैंने अपना नेता मान लूंगा, और हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ना अपना नेता मान लेना चाहिए। लेकिन बात उसकी करिए, बात खंडता की मत करिए, भिखारी मत बनिए। नौजवानों को भीख नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार। कौन देगा रोजगार? 2022 के चुनाव में अगर बात करें, कौन देगा रोजगार? जो रोजगार की बात करता हो, जिसका परिवार हो। भिक्षा मांग कर खाने वाले लोग तो यही चाहेंगे सारा देश भिक्षा मांग कर खाए। भिक्षा देगा कौन? अभी किसी ने इंजीनियरिंग की तो किस लिए इंजीनियरिंग की? वो कहीं बैठकर भिक्षा मांगेगा इसलिए? ये दान पुण्य से अपना जीवन यापन करेगा इसलिए इसने इंजीनियरिंग की। उसने इंजीनियरिंग की कि वो जाकर नौकरी करेगा, जॉब करेगा, अपनी सेवा देगा, अपने देश को आगे बढ़ाएगा और अपने परिवार को भी ऊंचे स्तर पर लेकर। एक सवाल और करेंगे आपसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, आपने कहा कि मुसलमानों की बात क्यों करते हो, लेकिन ये बात बनती है क्योंकि यही लोग हैं जो आगे मुसलमानों की बात रखते हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर बात करेंगे ओवैसी साहब की, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अभी आपने खुल के नहीं बताया क्यों ओवैसी साहब के साथ लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं? मैंने आपसे जो कहा, आपने मेरे सवाल को उल्टा किया। मैं खुद मुसलमान हूँ और ये समझ लीजिए दिल से मुसलमान हूँ, मेरी नस्ल मुसलमान है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ईमान पर ही हमारा खात्मा होगा, ये यकीन है। मैंने इस राजनीति में कहा, आप जब मुसलमानों की बात करेंगे ना तो उनका एक प्रोपेगेंडा है कि सीधी देखो मुसलमानों की बात हो रही है। एक जो है वो थोड़े से कम अकल लोग हैं जो 47 में बहुत कम थे, अब बहुत ज्यादा हो गई है उनकी औलादें, वो भाग जाएंगे
क्योंकि वो अपना हमें अपना भाई नहीं समझते ना, नफरत की राजनीति हो जाएगी। मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुस्तान, जो लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, अब आप खुद देख लीजिए उन्हें, क्या ओवैसी साहब हिंदुस्तान की बात करते हैं? अगर करते हैं तो उनके साथ भी लोग जाएंगे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, संविधान की बात करते हैं, क्या नहीं करते? कि आपने कहा कि नहीं बात करते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को बात? कौन नहीं मानता? हम्म। कौन नहीं मानता, उसका नाम बताइए आप। नहीं तो ओवैसी साहब भी तो मानते हैं, हिंदुस्तान वही में तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बात को कौन करते नहीं हैं। मानता? हिंदुस्तान में जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा। आप लेकिन ना हाँ, आप ना क्या मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? या उनके जो गृह मंत्री जिन्हें लोग तड़ी पार भी कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? योगी बाबा जो हमेशा जो है वो सुधारने की, समझाने की और अकबर के वंशजों को मिटाने की और तमाम इस तरह की जो जहर फैलाने वाली बातें करते हैं योगी साहब, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? अगर नहीं मानते होते तो आज मुख्यमंत्री क्यों होते? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो ये हक दिया है कि जहर फैलाइए। कहीं ना कहीं ये भी हक दे दिया है कि आपको बोलने की आजादी है। तो वो ये वही बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की उसी बात को पकड़ते हैं जिस जिस बात से जो है वो लोगों की भावनाओं को आहत मिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी तो राइट देता है कि आप किसी के अधिकारों का हनन मत करिए, आप भेदभाव पैदा मत करिए। आप उसी बात को क्यों पकड़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि आपको बोलने की आजादी है और आप उस आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोलने का अधिकार दिया है ना, ये लिखा हुआ है कि इतना आप वही बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वही चीज आप बोलना चाहेंगे जिससे लोगों में अलगाव पैदा हो, नफरतें बढ़े, जिसमें मुजफ्फरनगर जैसे दंगे दोबारा होने के चांसेस हो। अयोध्या एक डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो कहता है मथुरा की बारी है, जो खुद लॉ को संभालने वाले लोग हैं वो लॉ को बिगाड़ने की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इसलिए हक दिया है कि गरीब और कमजोर अपनी बात रख सके, इसलिए हक नहीं दिया कि ताकतवर लोग उसका नाजायज फायदा उठाएं। और यही हो रहा है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी भी भावनाओं में, उनकी बातों में कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बोलते हैं। नो डाउट बैरिस्टर है भाई, मैं मेरी पढ़ाई अलग रही है, मैं पीएचडी हूँ, लेकिन वो बैरिस्टर है, वो तो कानून ही पढ़े, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार पढ़ा है। लेकिन वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हक है, मुझे लगता है कि वो उसका इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से सही कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं के एतबार से कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती इसके अलावा और भी एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम बाबर रिजवी अली है। जब बाबर साहब 2022 का चुनाव नजदीक है, अलीगढ़ में हम मौजूद हैं, युवा किधर जाएगा इस बार? युवा यही देख रहा है कि उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा, और ये तय तो वो उसी वक्त करेगा जो जीतता हुआ कैंडिडेट होगा उधर ही जाएगा। युवा ये नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी आए, युवा ये नहीं चाहता कांग्रेस आए, युवा बस यही देखना चाहता है जहाँ से उसको रोजगार मिलेगा वो वहीं जाएगा और उसी को वोट देगा, और जो उसे रोजगार दिलाएगा उधर ही जाएगा। तो रोजगार की बात तो बीजेपी भी करती है ना, तो क्यों नहीं बीजेपी की तरफ जाएगा युवा इस बार? कितना रोजगार दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने आप बताइए, आपको रोजगार मिला? हाँ, रोजगार, आपको कहीं रोजगार नजर आया? अगर रोजगार की बात करें इन तो लोगों के BJP घर में हाँ। सुनिए, जिन औरतों ने, माँ बहनों ने 5-5 रुपए जमा करके जो पूंजी जोड़ी थी, भूल गए आप लोग? यही तो बात है कि हिंदुस्तान का जो युवा है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत जल्दी उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ हुआ, और ये लोग उन चीजों को याद कराते हैं जिन चीजों का कोई मकसद नहीं बचा। 5-5 रुपए करके जोड़ा गया पैसा भी जो है गर्क हो गया, और आधी रात को हमारा प्रधानमंत्री ऐलान करता है कि नोटबंदी कर दी जाएगी, उसके फायदे आपको भविष्य में नजर आएंगे। पूरा भविष्य गुजर गया, 10 साल गुजर गए, कहाँ फायदे नजर आए? आप बता दीजिए, आपने तो हमसे ज्यादा देखा, क्या फायदे नजर आए? रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है कि लो हिंदुस्तान की जनता, आपको, आप लोग भिक्षक हो गए हैं, आप भिक्षा मांग कर खाइए। आपका मुकाबला अब अमेरिका और चाइना से नहीं है। आपकी चाइना कहाँ घुसिया है बताइए? किस जगह रोजगार नजर आ रहा है? रोजगार चले गए। यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यहाँ पर भी जब लोग छुट्टी पर जाते थे उनकी जगह पर लोगों को रख लिया जाता था। माइनिंग बंद है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भिक्षा में 5 किलो अनाज, अगर आप उसे रोजगार समझते हैं तो आप समझते होंगे। आरिफ साहब भी कुछ कहना चाहे, आरिफ साहब सुनेंगे जी। रोजगार मेरी नजरों में तो नहीं मिला। पिछले 2014 से जब देखा जाए, 2014 के आने के बाद सरकार जब आई है, जब से आपने देखा कि रोजगार तो छोड़ दिए, तालीम के अंदर जिस हिसाब से एक छेड़छाड़ की गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ख़ास तौर से बात करूं तो जेएनयू, जामिया यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर जगह मतलब कभी फीस का मसला देखा गया, कभी किसी तस्वीर के ऊपर बवाल देखा गया, कभी देखा गया कि ऐसा कानून लेके आए 3
जिसमें तलबा पूरे रोडों पर आकर आने पर मजबूर हो गए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने पर मजबूर हो गए। फिर उसके बाद में अपनी आवाज़ को बुलंद करना उन्हें इतना भारी पड़ता है कि आपकी जो खाकी वर्दी के मुलाजिम हैं उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज करते हैं, टियर गैस इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनेड जैसे हथियारों का यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती देखी गई यूपी के अंदर ख़ास तौर से। और उसके अलावा अगर बात करें कि आप कहते हैं कि रोज़गार मिला, तो मुझे लगता नहीं कि मिला है, क्योंकि मेरे साथ वाले जितने हैं सब अल्लाह का शुक्र है। कोई इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई हमारे फैकल्टी आर्ट्स से है निकला हुआ स्टूडेंट। तो मैं तो लगता नहीं कि उन्हें शायद रोज़गार मिला हो, सिवाय उन्हें आवारापन करने की मुझे लगता नहीं है कुछ मिला हो। कि वो उसके सामने हमारे सामने एग्जाम्पल जब आती है, जब MBA पकौड़े वाले जब नज़र आते हैं पकौड़ा तलते हुए, तो ये एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि देश में जो सरकार बैठी है, और सरकार वो भी नहीं जैसे केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और स्टेट में भी इन्हीं की सरकार है। तो मसला आप ये देखें कि जब इनकी बहुमत में सरकार है तब जाके यह हाल है। आपको रोजगार देने की जगह आपसे हाथ से जो कुछ सरकारी चीजें थी उनको भी आप प्राइवेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ नहीं कि एक नई चीज आप एक फैक्ट्रीज खोलें, इंस्टीट्यूट्स खोलें, तो आपको खोलने की जगह आपने बेचने का उनको सौदेगारी पे और ज्यादा मजबूर कर दिया। मतलब ये आपको नजर नहीं आता, आपको लगता है कि रोजगार मिला होगा अभी भी, आपको ये लुटती इज्जत आबरू बेटियों की नजर अच्छा नहीं खैर आती आरिफ कहीं। साहब ये बताओ 2022 के असल मुद्दे क्या रहेंगे? जिस पार्टी से हम बात कर रहे हैं, किस मुद्दों पे आप पार्टी को वोट करेंगे, किसी भी पार्टी को? देखिए 2022 के जो मुद्दे हैं, जो बीता कल है, उसको याद किया जाएगा। साफ साफ मैं आपको बता दूं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला आया हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, या कश्मीर का हो, या फिर उसके बाद में CNRC का मुद्दा हो, या किसान के आंदोलन हो, ये सारी चीजें नजर में रखते हुए अवाम वोट करेगी जिसको भी करेगी। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, जिस पार्टी ने अच्छा कन्विंस कर लिया हो लोगों को, अच्छी तरीके से अपनी बात को समझा दिया हो, और अपने जबान में इतनी मिठास उन्होंने रखी हो कि लोग उनकी बात सुन के उनसे सहमत हो गए हो, उनके वादों पे इत्मीनान होने लगा हो लोगों को, उसी को वोट मिलना है। और दूसरा मसला, इस बार जो इलेक्शन होगा वो कैंडिडेट को डिपेंड करते हुए होगा। मेरा सवाल फिर वही था, अभी मैंने आपसे पूछा था कि मुद्दे क्या रहेंगे, आपने वही मुद्दे गिना दिए जो बीजेपी मुद्दे गिनाती है। मैं आपके तरफ भी आ रहा हूँ, कुमार साहब अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। कुमार साहब मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। कुमार साहब, मुद्दे वही गिना दिया आपने, अयोध्या वाला आपने गिना दिया, किसान आंदोलन आपने गिना दिया, CNRC आपने गिना दिया। सच में युवाओं को सिर्फ यही मुद्दे हैं? रोजगार कहाँ थे वो? रोजगार कहाँ है कुमार साहब? कैसे क्या भूल जाएंगे आप? कुमार साहब के सच में सिर्फ वही मुद्दे हैं युवाओं के? अभी जोहर की नमाज हुई जी आप पढ़ कर आए? आप पढ़ कर हाँ आए? हाँ आप पढ़ कर जी आए? यहाँ कितने लोग हैं जो पढ़ कर आए? हम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करते, और हम बात करते हैं कि चुनाव में मुद्दे जो मस्जिदों के रहेंगे, मंदिरों के। चुनाव में मुद्दे रोटी बस आने वाले मुस्तकबिल के और क़यामत तक रहेंगे। हमारी वो जगह मुसलमान के लिए हर वो जगह मस्जिद है जहाँ उसने सजदा किया। लेकिन जो लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर जिन्होंने सियासतें की वो मिटेंगे और मिट गए हैं। और ये हिंदुस्तान उनमें इतने, ये समझ लीजिए आप कि जैसे उन्हें इतना जलील करके कुर्सियों से उतारना पड़ेगा, उतने जलील होकर वो कुर्सी में जाएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। जो अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को लड़ाने का काम करते हैं, वो लोग ना इस दुनिया के ना होते। अब जो मुद्दा है वो जो रात में पैसे बंद किए गए थे, जो गरीब के घर में बल्ब जल रहा है उसकी रोशनी जो है वो कैसे होगी, उसका मुद्दा। गरीब के जो छत में जो है पहले 3.5 लाख रुपए पिछली गवर्नमेंट दिया करती थी, आज ये लोग उसे काट के 1,40,000 रुपए देते। कोई योजना इन्होंने चलाई नहीं, नहीं पूरी 5 साल जो पुरानी योजना थी उनके भी नाम बदल दिए। जिस गरीब को, विधवा को, परेशान को जो है वो पेंशन मिला करती थी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी। नई योजना आप नहीं चला देते, आपने नई भी नहीं चलाई, लेकिन जो पुरानी मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही। यानी कि गरीब के मुंह से निवाला है। पेंशन के नाम पे जो विधवाएं अपनी रोटी खा लिया करती थी, आज वो दर दर भटक रही है। अगर कोई भिखारी राजा बन जाए तो वो चाहता है कि सारी जनता भी अब भिखारी है, उसने वही करा है। आपने पहले सुना होगा कि एक राजा ने जो है वो भीख मांगने वाली से इसलिए शादी कर ली थी कि उसको तरस आ गया था। अब वो जब महल में आ गई तो उसने खाना नहीं खाया, उसने बहुत वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया। बाद में एक उसने साधु को बुलाया, एक बहुत ज्ञानी को बुलाया, उससे पूछा कि मेरी जो है वो रानी खाना नहीं खाती है। उन्होंने कहा भी कहाँ से आई है, क्या थी? बोले ये पहले भीख मांग के खाया करती थी, तरस खा के हमें से लिया है। बोले अब 100 ताखें बनवाइए अपने महल के अंदर और जगह जगह रखवा दीजिए, ये वहां से आएगी उठा के खा लेगी। तो वही हुआ है देश में।
आज लोग जो है वो जगह जगह से उठा के मांग कर